हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित, इसके पहले हम जो पढ़े हैं 1813 का चार्टर एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट के बाद आपको याद होगा कि 20 वर्ष के लिए फिर रिन्यूअल हो जाती वह कंपनी। तो यानी 1813 के बाद वह कंपनी 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दी गई। कि ऐसा है कि भारत में जाने दीजिए 20 साल के लिए। और क्योंकि एक आगम जानते हैं ना, जब किसी इंसान को मुनाफा होने लगता है और एक दूसरे प्रतिद्वंदी जो होते हैं उन पर विजय सफलता दिखाई देती है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे और हावी होने दो। तो इस तरीके से अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में लगातार बढ़ता रहा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, 20 साल के लिए जब बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। थोड़ी सी बात हम 1833 के पहले एक बात कहना चाहेंगे। 1813 था, जैसा कि पिछली क्लास में आपको याद होगा कि ईसाई मिशनरियों को भेजा जाता है धर्म प्रचार के लिए। जैसा कि आप ये जानते हैं कि 1830 के बाद 1813 के बाद 1830 में विलियम बेंटिक द्वारा एक ईसाई मिशनरी के एक शिक्षाविद थे, जिनको बिहार, उड़ीसा और कलकत्ता के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार, सबसे पहले करने का प्रयास किया गया। तो फ्रेंड्स, उनका नाम है, जो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार विलियम एडम नाम है। और ये कहानी 1830 की है। 1830 की विलियम एडम द्वारा सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार इन 3 प्रांतीय बिहार, उड़ीसा और कलकत्ता में एक शिक्षाविद को भेजा गया, क्योंकि ये स्पेशली ईसाई मिशनरियों से थे। क्योंकि वहां पर आपको याद होगा, जैसे उस समय 1813 के चार्टर एक्ट में
कलकत्ता में तो आपको याद होगा कि धर्म प्रचार के लिए स्पेशल यूनानी सॉरी ईसाई मिशनरियों को जब भेजा गया, ये भी कह दिया गया ठीक है आप गिरजाघर बना सकते हैं, और गिरजाघर में एक पुजारी को रखने के लिए, आचार्य को रखने के लिए बिशप की नियुक्ति कर ली गई। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एरिया में तो विलियम बेंटिक ए सोचा कि ऐसा विलियम बेंटिक ए सोचा कि ठीक है अब शिक्षा का प्रचार धीरे धीरे होना होगा। तो उसी दौरान शिक्षा प्रचार के लिए भी याद रखिए सबसे पहले विलियम एडम 1830 में प्रचार के लिए तय किए गए, नियुक्ति किए गए, और यही सबसे पहले विलियम एडम द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। फ्रेंड्स, लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाएगी तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि 1833 की कहानी, यह भी चार्टर एक्ट ही है, यह भी चार्टर एक्ट है। एकदम इसके अकॉर्डिंग आप फैक्ट टू फैक्ट नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसमें पूर्णतया जो कंपनी का एकाधिकार था, उसमें पूरी तरीके से, या आप कह सकते हैं वह एकाधिकार पूर्णतया खत्म कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब ये सोचिए कि अगर 1813 में एकाधिकार समाप्त करने की बात चली, लेकिन कुछ अंश मात्र रह गया था, जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया, भारत के चाय और चीन के व्यापार और अफीम जैसे व्यापार के लिए एकाधिकार कंपनी का बना रहा। लेकिन इस 1833 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण रूप से कंपनी का एकाधिकार एकदम से खत्म कर दिया गया। इसका मतलब चाहे जो भी व्यक्ति आए वह व्यापार करने के लिए आ सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन एक शर्त है, इसी 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात कह दी गई कि क्या कहेगी कि एकाधिकार तो खत्म हो चुका है, अब शिक्षा प्रणाली को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन आपको याद होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में 3 स्पेशल, एक क्या था, भारत का चाय और अफीम और चीन से व्यापार, इन तीनों पर एकाधिकार खत्म नहीं हुए थे, लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हुआ क्या? अब आप सोचिए कि 1833 के चार्टर एक्ट में जो कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे, उन्हें यह कहा गया कि आप पूर्ण भारत में, या आप कह सकते पूरे भारत में
या पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। क्लियर? ये बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब उस समय कलकत्ता में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो उस समय आप सोचिए, भारत में या भारत के कलकत्ता में विलियम बेंटिक थे। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। अब आप सोचिए कि अगर ये भारत के कलकत्ता में विलियम बेंटिक थे, तभी तो ये गवर्नर के रूप में थे, वो गवर्नर जनरल के रूप में थे उस समय ना। उस समय गवर्नर जनरल के रूप में थे। जब वहां गवर्नर जनरल के रूप में थे, तभी तो इनको कहा गया कि ठीक है, कलकत्ता को अब सेंट्रल बना करके पूरे भारत की देखरेख की जाएगी। क्लियर? यानी कलकत्ता के अंडर सब पूरा सेंट्रल इसको बना दिया, केंद्रीकृत कलकत्ता को कर दिया गया। केंद्रीकृत कलकत्ता को बना दिया गया। क्लियर? ये बात सुना गई। इसका मतलब विलियम बेंटिक वहां थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत के कलकत्ता का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे विलियम बेंटिक। क्लियर? विलियम बेंटिक थे। अच्छा, एक दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर कलकत्ता में विलियम बेंटिक थे, इसका मतलब कुछ समय तो रहे होंगे ना, तभी तो यहां पर कार्यभार देखने के लिए पहुंचेंगे। डायरेक्ट ब्रिटेन से बुला लेंगे, इसका मतलब यहां पर रहे होंगे। तो ये अब क्या हुआ, कलकत्ता जो सेंट्रीकृत यानी मतलब केंद्रीकृत कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया, केंद्र हो गया। इसका मतलब पूरा भारत की निगरानी इनकी जिम्मेदारी भी आ गई विलियम बेंटिक के। ठीक है? और ये भी याद रखिएगा, इसके पहले तो ये भी कहा जा चुका है कि 1835 में भी कहा जा चुका है कि भैया देखिए, छोटे मोटे जो भी व्यापारी आएंगे सबके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस एक्ट के तहत पूर्णतया कह दिया गया कि भैया चाहे जे छोट मोटाया मतलब चाहे जे छोटे बड़े चाहे जो व्यापारी आएंगे, सबके पास एक परिचय पत्र होना जरूरी है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि विलियम बेंटिक उस समय जब कलकत्ता में रहा होगा, गवर्नर जनरल के रूप में यहां रहे होंगे, तो उस समय ये देखभाल करते रहे होंगे। जो छोटे मोटे व्यापारी आते होंगे तो इनकी निगरानी में आते होंगे ना, और जब इनकी निगरानी में आते होंगे तो जो इनके छोटे मोटे प्रांतीय हैं वो भी गवर्नर इनको क्या करते होंगे, सौंपते होंगे, इनको देते होंगे, अपना कार्यभार देते होंगे, मतलब क्रियाकलाप का जो भी हिसाब किताब रिपोर्ट होता होगा इनको देते होंगे। तभी तो सब कुछ जान पाया है कि भारत में क्या चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कि ऐसा है कि अब इसके पहले हमने बताया कि कलकत्ता में विलियम बेंटिक थे। तो अगर पूछ लिया गया कि कलकत्ता का अंतिम गवर्नर जनरल
कौन था? तो विलियम बेंटिक। फिर एक क्वेश्चन, अब जब सेंटर बन गया, केंद्रीकृत हो गया, केंद्रीकृत, जब ये केंद्रीकृत हो गया तो अब पूरे केंद्र का यानी पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ही होंगे, क्योंकि कलकत्ता उस समय विलियम बेंटिक उस समय देख रेख में कर रहे थे। तो जब कलकत्ता को सेंटर मान लिया गया तो इसका मतलब कि वो पूरे कलकत्ता पूरे भारत की निगरानी में हो गया, पूरे भारत की निगरानी करने लगा। अब जब वो पूरे भारत की निगरानी करने लगा तो वहां का जो विलियम बेंटिक गवर्नर था वो भी तो पूरे भारत का देखेगा। तो इसका मतलब कलकत्ता जो सेंटर बना लिया गया तो ये क्या हो जाएगा, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब इसमें और क्या बातें कहेगी, इसमें ये बातें कहेगी कि जो और गवर्नर हैं मतलब छोटे छोटे जो प्रांतीय हैं उनका क्रियाकलाप विलियम बेंटिक के द्वारा देखा जाएगा। क्लियर, देखा जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि पूरा भारत का विलियम बेंटिक ही कैसे देखेंगे, इसका मतलब विलियम बेंटिक के कोई हेल्पर के रूप में होंगे, सहायक के रूप में होंगे। तो याद रखिए विलियम बेंटिक के सहायक सदस्य के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं पहले तीन सदस्य थे, लेकिन भाई भारत तो बड़ा हो गया, सेंटर बड़ा हो गया, पूरे भारत देखना पड़ रहा है, इसका मतलब सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तब इन्होंने कहा क्या कि हमको एक विधि होना चाहिए जो विधि बना सके, पूरे कानून कायदा नियम बना सके, फॉलो करा सके। तो उस समय एक सदस्य और नियुक्त किए गए जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनको सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले ये पूरे भारत के विधिक आदमी हैं या विधिशास्त्र शास्त्री सदस्य हैं। क्लियर, कहने का मतलब कि विधि कानून या आप कह सकते हैं विधिक सदस्य हैं, न्यायिक विधि इनके अंतर्गत आ गई। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पहले मान्यता क्या थी, 3 सदस्यों की थी। इसका मतलब 3 सदस्य के अलावा एक चौथा सदस्य कौन हो गए, लॉर्ड मैकाले हो गए। इनको विधिक बना दिया गया, और जब इनको विधिक बना दिया गया तो ये कानून कायदा तो ही देखेंगे ना। तो हुआ क्या, अब आप सोचिए कि ये विलियम बेंटिक बोले क्या कि ऐसा है, अगर लॉर्ड मैकाले पहले विधिक हो जाएंगे तो क्या इनको पूर्ण सदस्यता दे दी जाएगी, तत्काल कोई आएगा, कोई विधि बनाने के लिए अगर आ गया
तो स्वाभाविक सी बात तत्काल उसको सदस्यता दे देंगे? नहीं, पहले उसकी एक्टिविटी देखेंगे, हाँ ठीक ठाक चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो सेम कंडीशन, इनको पूर्ण सदस्यता नहीं मिली, नहीं मिली। और जब पूर्ण सदस्यता नहीं मिली तो आप देखिए ध्यान से, इसका मतलब मत देने का अधिकार भी नहीं होगा, क्लियर? इसका मतलब मत देने, वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा, मताधिकार भी नहीं होगा इनको। किसको? लॉर्ड मैकाले को। ये बात समझ गई? अब सोचिए फ्रेंड्स कि लॉर्ड मैकाले ये क्या हो गए? सबसे पहले भारत के न्याय विधिक सदस्य हो गए, न्याय कानून कायदा बनाने लगे। और इन्हीं की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले के, इसे मिटा दे रहे हैं, (1833) लॉर्ड मैकाले, इन्हीं की अध्यक्षता में विधि को सौंप दिया गया, क्योंकि क्षेत्र बड़ा था। जब इनको सौंप दिया गया कि महोदय आप ऐसा करिए, विधि से संबंधित, कानून से संबंधित आप अच्छी सी डायरी लिखिए या कानून पूरा लिपिबद्ध करिए, लिखित करिए। तो उन्होंने क्या किया? संहिताबद्ध लिख डाले, यानी सभी कानून को कलेक्ट कर दिए, सभी कानून को, या आप कह सकते सभी विधि, उन्होंने क्या किया? संहिता बद्ध कर डाले। फ्रेंड्स याद रखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिल बनाएगा, कानून बनाएगा और एक पूरे भारत का पूरा एकदम न्याय विधिक देखेगा तो उसे बनाने टाइम तो लगेगा ना। तो याद रखिए फ्रेंड्स, लगभग बताया जाता है कि 10 वर्ष लगा हुआ है, 10 वर्ष लगा। इसका मतलब 33 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1843 में इन्होंने, ध्यान लीजिएगा, 1843 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने विधि संहिता को सौंप दिए बना करके। क्लियर? अब आप सोचिए, इन्होंने कानून बना दिए, पूरा ले जाके निचोड़ बना दिए, और निचोड़ बना करके उसको क्या किए? सौंप दिए। अब सौंपने के बाद आपको याद होगा कि जो 1726 का चार्टर एक्ट था, उसमें आप जानते हैं ये बताया गया था, इसके पहले 1726 के चार्टर एक्ट में क्या था कि जो प्रांतीय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं करा, केवल गवर्नर करा, जो प्रांतीय गवर्नर थे वह भी अपने प्रांतीय एरिया में विधि बना सकते थे, विधि बना सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हो गया कि जब पूरे भारत में
जितने गवर्नर थे उनकी न्याय विधि समाप्त कर दी गई। क्लियर? क्योंकि इसके पहले अलाउ क्या था कि 1826 के तहत पहले जो गवर्नर हुआ करते थे, सॉरी 1726 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई कि जितने भी गवर्नर प्रांतीय अपने एरिया के होते थे वो अपने माध्यम से विधि कानून बना करके अपना प्रशासन चलाते थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात कह दी गई कि जब पूरा भारत एक हो गया, मतलब जितने प्रांतीय गवर्नर थे सब मिला जुला करके सब एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, वो भी स्पेशल कलकत्ता में, तो अब छोटे मोटे गवर्नर काहे भी बनाएंगे? अब तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? गवर्नर जनरल की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस प्रकार गवर्नर जनरल क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल के साथ, क्योंकि ये भारत का हो गया ना, ये भारत का हो गया, तो उनके साथ क्या है? लॉर्ड मैकाले, इनको सौंप दिया गया कि पूरा बिल बनाइए, इनको सौंप दिया गया। जब इनको बिल सौंप दिया गया और ये बिल ये संभालते थे, ये मान्यवर लॉर्ड मैकाले संभालते थे। अब जब विलियम बेंटिक ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अब इनकी कितने थे? 3 सदस्य थे। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी जो प्रांतीय गवर्नर थे उनकी विधि और कानून समाप्त करके अब विलियम बेंटिक के हाथों में चली गई। यानी अब क्या कर सकते? विलियम बेंटिक अपने अकॉर्डिंग पूरे भारत में कानून, और अपने अकॉर्डिंग क्या, इनके साथ में जो 3 सदस्य हैं यानी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक तथा जो उनकी परिषदीय सदस्य के रूप में है, कार्यकारी सदस्य के रूप में है, वो अपना मिलजुल करके क्या कर सकते हैं? पूरे भारत में चला सकते हैं। इसका मतलब कि जो लोकल गवर्नर थे सबका कार्यभार सब खत्म कर दिया गया। क्लियर? अब सोचिए फ्रेंड्स कि अब जब गवर्नर के पास आ गया, यानी कि अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो इनके हैं, या आप सीधा कह लीजिए उनके सदस्य, गवर्नर जनरल तथा उनके सदस्य ये क्या करेंगे? फ्रेंड्स इतनी बात ध्यान दीजिए कि ये क्या करेंगे? कार्य का काम करेंगे, कार्य का काम करेंगे। इसका मतलब एक कार्य करेंगे, उसका पालन देख रेख करेंगे, कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब एक कार्यपालिका तैयार कर ली, कार्यपालिका तैयार कर ली। अब इनके एक सदस्य हैं, इनके हाथ में आ ही गया, इनके एक सदस्य हैं जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले। तो इनके हाथ में पूरा सौंप दिया गया विधायिका, विधि बना करके अपना काम करें। तो ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि इनके पास क्या क्या हो गया? गवर्नर जनरल तथा उनके सदस्यों के साथ कार्यपालिका हो गई और क्या हो गया? विधायिका, दोनों इनके हाथ में आ गए। क्लियर? ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। हालांकि आप याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले को जैसा कि हमने बताया कि 1833 में पूर्ण सदस्यता नहीं मिली थी, और अगर पूर्ण सदस्यता नहीं मिली है तो वोट या मत देने का भी अधिकार नहीं है। और याद रखिए, जब अगला चार्टर एक्ट आता है
1853 इसमें लॉर्ड मैकाले को पूर्ण सदस्यता मिल जाती है। पूर्ण सदस्यता मिल जाती है। तो इस प्रकार आप फ्रेंड्स देखे होंगे कि इनको पूर्ण सदस्यता किसमें मिल गई, 1853 में। चलिए इसे इरेज करते हैं एक बार। अब भैया 1853 में इनको क्या मिल गया, सदस्यता मिल गई। ठीक है। अब हुआ क्या, कंपनी को पूर्णतया एक प्रशासन इकाई बना दिया गया। ये बात तो अच्छे समझ में आ गई। अब उसमें क्या हुआ, अब ये सोचा गया कि इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है, तो इन्होंने ये अपने क्या किए, जब लॉर्ड मैकाले विधि बना दिए तो इसे अधिनियम नाम दे दिया गया, अधिनियम। क्लियर। जब ये विधि बन गई, पूर्णतया विधि बन गई, तो इसको क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। इसका मतलब अगर अब इस समय अधिनियम है तो इसके पहले वाला क्या था, तो वह विनियमन कहा जाता था। इसके पहले वाला, इसके पहले जो भी विधियां थी, वह विनियम के नाम से जानी जाती थी या विनियम कहा जाता था। यानी अब जो विधि शुद्ध बन गई उसे क्या कह दिया गया, अधिनियम कह दिया गया, और इसके पहले क्या कहा जाता था, विनियम। तो ये फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा सिविल सेवा की बात करते हैं। जैसे कंपनी को पूर्णतया क्या कर दिया गया, कंपनी को पूर्णतया एक प्रशासन इकाई में बना दिया गया। अब यहां पर बात आती है सिविल सेवा में खुली भर्ती के लिए। ठीक है। ये बात कहा गई कि 1833 में ये बात कहा गया कि सिविल सेवा में खुली भर्ती हो, खुली भर्ती हो, यानी उसमें भेदभाव ना हो, यानी जात, लिंग, जन्म स्थान और रंग के आधार पर। देखिए, जात, लिंग और जन्म स्थान और रंग, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या हुआ फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जानते रहिएगा कि अगर इस तरीके से उन्होंने कहा कि जात, लिंग, जन्म स्थान, रंग, भेदभाव, इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से कह दिया, ठीक, अपना दिमाग लगाइए, तो इसका मतलब यह है कंपनी के लिए जो बाद में क्या होगा, विरोध तो होने लगेगा ना। क्लियर। तो ये पास नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। क्लियर। अच्छा, एक बात ये देखिए, अब सवाल उठता है, जब ये कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका, तो अब आप समझिए क्या कंडीशन होती है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जात, लिंग, जन्म स्थान और रंग के स्थान पर सिविल सेवा की खुली भर्ती हो, तो स्वाभाविक सी बात आप समझिए ना, कंपनी की निगरानी में चल रहे हैं सब लोग भाई, तो खुली भर्ती होगी और उसमें इस तरीके से भेदभाव करेंगे। इन्होंने कह दिया भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उधर क्या होगा, कंपनी विरोध तो करवाई करेगी। जब कंपनी के विरोध शुरू हो गया, क्लियर, और जब विरोध शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात क्या होगा, यह स्थगित हो जाएगा, और जब स्थगित हो जाएगा तो एक समय इसके लिए हुआ। आप देखिए, दास प्रथा यानी गुलामी वाला सिस्टम, दास प्रथा को भी समाप्त किया गया, दास प्रथा को समाप्त किया गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आप, और कब किया गया, इसी एक्ट के तहत,
1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा भी खत्म कर दी गई। और याद रखिएगा, हालांकि ये केवल आप समझिए जो दास प्रथा की समाप्त करने की बात की गई थी, केवल एक प्रपोजल था, प्रस्ताव जैसा था। ये बात समझ रहे हैं? ये लास्ट में दास प्रथा समाप्त करने की बात केवल इसमें कही गई, लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्णतया जो समाप्त किया है 1843 में, यानी 10 साल उस समय गवर्नर जनरल एलन वरो ने पूर्णतया समाप्त किए थे। समाप्त किए थे। किसने किया था? एलन बेरो ने। दास प्रथा को केवल 1833 में केवल एक प्रपोजल बनकर के रह गया, और यह 1833 में प्रपोजल बन के रह गया, तो इसे पूर्णतया समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? 1845 में गवर्नर जनरल एलन बरो ने पूर्णतया पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया। ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो आइए 1833 की कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट। उस समय विधि आयोग का गठन भी किया गया, क्योंकि भाई विधि आयोग का गठन किया जाएगा तभी तो आगे सब विधियां उनकी अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले का अध्यक्ष में बनाया गया। इसका मतलब कि लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के भी अध्यक्ष रहे। इन्हीं की अगुवाई में बिल तैयार भी किया गया। इतनी बात समझ रहे हैं? अब अगर इन्होंने अच्छे से चरणबद्ध तरीके से या विधि संहिता लिख डाले, इसीलिए लास्ट में 1860 में, याद रखिए, आईपीसी भारतीय दंड संहिता ये पास कर दिया जाता है। ये आप कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में ही पास हुआ है या आया है, आईपीसी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, और कल की क्लास अगला चार्टर एक्ट की होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।